दुर्ग जिले में भिलाई, रिसाली और चरोदा नगर निगम के साथ जामुल नगर पालिका में भी चुनाव हैं। ये सभी क्षेत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में आते हैं और इसीलिए चुनाव को मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी भी इस बात को भली भांति समझती है, तभी उसने दुर्ग पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दुर्ग जिले का दौरा किया और चुनाव वाले निकाय क्षेत्रों की बैठकें लीं। बीजेपी यहां अपने कार्यकाल में किए काम बनाम मौजूदा सरकार के 3 साल में हुए काम को आधार बनाकर मैदान जीतने का दावा कर रही है। हमने 15 साल जब हम थे, जो अच्छा काम हमने किए थे, उसके बाद सभी का कहना यही है कि उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट की बात हुआ ही नहीं। ऐसा देयर हैज़ बीन नो डेवलपमेंट एट ऑल। और जो चुनाव के समय पर, नगर निकाय के चुनाव के समय पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो थ्रू उन्होंने जो भी वादा किए थे यहाँ के लोगों को, उनको भी उन्होंने दे हैव नॉट फुलफिल्ड इट। कांग्रेस की ये हमेशा से इसी प्रकार की नीति रही है जब वो सरकार में रही है। भिलाई नगर निगम में याद करो, जब पहली सरकार कांग्रेस थी, पहला चुनाव हुआ तो भी दबाव डाल करके और ऐसा खेल खेला गया। कांग्रेस हार मान रही है। कांग्रेस को भी दिग्गज लोग जो इस वार्ड में हैं वो ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशियों को जो डेस्क किए हैं अब उससे और बढ़िया वाले आ जाए। दुर्ग जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से सजग है और इसीलिए कांग्रेस ने यहां 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इलाके को कई विकास कार्यों की सौगातें दी गई और अब भी करीब 500 करोड़ के काम इन क्षेत्रों में स्वीकृत हैं। कांग्रेस यहां अपने काम के दम पर जीत का दावा पेश कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। उनको 2018 की हार की इतनी तकलीफ हो रही है, हम कह सकते हैं कि वे उस हार से नहीं उभर पा रहे हैं। इसलिए नगरीय निकायों में भी उनको हार मिली, पंचायत चुनाव में भी हार मिली, तीनों उपचुनाव में भी हार मिली। अभी हार के डर के उनके जो छत्तीसगढ़ प्रभारी और उनके नेता भी आ रहे हैं, मगर इस हार से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई उबार नहीं सकता। इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनके गृह जिले में कांग्रेस अलर्ट है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक संदेश भी होगा, लेकिन बीजेपी भी यहां जीत हासिल कर कांग्रेस को एक संदेश देना चाहती है। लेकिन बीजेपी अपने मकसद में कितना सफल होती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा चर्चा का विषय है सीएम के गढ़ में चुनावी रण। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन ये वक्त निकाय चुनाव का है। 20 दिसंबर को वोटिंग होना है और 3 दिन बाद यानी 23 दिसंबर को इसके परिणाम आना है। अलग अलग नगर निगमों में और कुछ नगर पालिका में जो चुनाव होना है, कई जगह से उम्मीदवार भी पार्षद के तौर पर घोषित हो चुके हैं और बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा में बात करेंगे खास तौर पर दुर्ग की। दुर्ग के जो 3 अलग अलग नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं, वहां पर क्या कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस की सक्रियता काफी बढ़ गई है। आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों तैयारियां 1 साल से पहले करना शुरू कर दी और बीजेपी की यहां पर तैयारियां मजबूत क्यों नजर आ रही है। इस पूरे सियासी सरगर्मियों पर और दोनों ही राजनीतिक दलों की तैयारियों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा सीएम की ऊपर भी लगी है, सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मिलिए जल्दी से उन मेहमानों से जो हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। नितिन बंसाली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रजनीश सिंह बीजेपी के विधायक हैं और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया रजनीश जी मैं आपकी लूंगा, क्योंकि आप विपक्ष में भी हैं और हम देख रहे हैं, ठीक है, दुर्ग में भले ही भिलाई, रिसाली, चरोदा की हम बात करें, ये अलग अलग नगर निगम और जामुल जो नगर पालिका है, यहाँ पर आपकी तैयारियां कुछ ज्यादा ही फोकस नजर आ रही है। डी पुरंदेश्वरी का दुर्ग पहुंचना, दौरा करना, बैठकें लेना, क्या कारण है? बीजेपी यहाँ पे एकाएक जो अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, क्या बीजेपी को लगता है कि सीएम भूपेश बघेल की जो प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है, उसे हथियाने का ये एक बहुत अच्छा मौका होगा जिसका संदेश आने वाले चुनाव में दिखेगा?
दीपक जी, सर्वप्रथम मैं आज देश में जो दर्दनाक हादसा हुआ है और जो हमारे प्रथम सीडीएस जनरल बीपी रावत सहित 13 बड़े सैन्य के अधिकारी जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही ये कष्टकारी, पीड़ादायी विषय रहा है। और जहां तक रही चुनाव की बात, नगर पंचायत की, नगर पालिका, नगर निगम की, तो दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे 15 जो क्षेत्र हैं नगरीय निकाय के, चाहे पंचायत हो, पालिका हो, चाहे निगम हो, सब जगह उसी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और हमेशा से लड़ते आए। ये पहली बार नहीं है कि हम छोटे चुनाव हैं तो बड़े हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, वो नहीं जाते। हम लोग हमेशा जो विधायक सांसद के चुनाव में हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपना सब कुछ समर्पण करके जिताने का काम पार्टी के लोगों को करते हैं। तो हम लोग भी जब हमारे इस बूथ के कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ते हैं तो हम पूरी तैयारी से, पूरी गंभीरता से, पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ते हैं। दुर्ग चूंकि अभी ऐसा संयोग कहिए या ऐसा अवसर है कि जहां पर 3 नगर निगम, 1 पालिका का चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से दुर्ग संभाग में अभी प्रदेश के हिसाब से जितने कद्दावर नेता हैं वहीं से सब बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र थोड़ा ज्यादा चर्चा में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह अच्छे से लड़ रही है और यहाँ भी बहुत अच्छे से लड़ रही है। और आने वाले समय में इन्हीं के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इनके नेता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इस बार इनको हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। चलिए, रजनीश जी की बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से और वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार जरूर जीत हासिल करेगी। नितिन जी, आपकी पार्टी ने जो प्रदर्शन पिछले निकाय चुनाव में किया था, बहुत शानदार प्रदर्शन था और जाहिर है एक बार फिर से कांग्रेस उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। लेकिन दुर्ग की हम खास तौर पे बात करें तो जैसा कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और एकाएक जो सरकार ने यहां पर विकास कार्य भी किए हैं, 500 करोड़ के विकास कार्य भी होना है। बीजेपी की यहां पर जो एकाएक सक्रियता बढ़ी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग पिछले हमारे जो 3 साल का कार्यकाल है उसको लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं। हम पूर्ण रूप से, विश्वास नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि सारे निकायों में, 15 निकायों में हमारी बेहतरीन जीत होगी। जिस प्रकार विधानसभा चुनावों के बाद पंचायत चुनावों में, उसके बाद नगरीय निकाय चुनावों में, उसके बाद विधानसभा के 3 उपचुनावों में जिस प्रकार कांग्रेस को जबरदस्त सफलता हासिल हुई है, वैसे ही उससे बेहतर सफलता इन 15 नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस को मिलेगी। अब रहा सवाल कि बीजेपी वहां पर क्यों सक्रिय हो रही है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी लड़ती है, सक्रिय होने का उसको अधिकार है, पर उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का जिला है और साख दांव पे लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे लिए चुनाव बहुत नॉर्मल है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। इनको जितनी दौड़ भाग करनी है कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि डी पुरेंदेश्वरी जो है या इनके जो राष्ट्रीय नेता वो दुर्ग में इसलिए डेरा डाल रहे हैं क्योंकि दुर्ग में 3 गुट हैं, सरोज पांडे गुट, प्रेम प्रकाश पांडे गुट और विजय बघेल गुट। मुझे लगता है ये उनके अंतर्कलह को, अंदरूनी अंतर्कलह को सॉल्व करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए वहां पर प्रयासरत है। हमें कोई मतलब नहीं इनके राष्ट्रीय नेता है, क्योंकि प्रदेश में कोई नेता बचा ही नहीं है, जिम्मेदारी ले, क्योंकि मालूम है प्रदेश के नेताओं को कि बुरी हार उनकी होने वाली है और हार होगी तो फिर जवाब तलब होंगे। इसलिए मैदान छोड़कर प्रदेश के सारे नेता रजनीश जी क्या कहेंगे, क्योंकि नितिन जी की बातों से मैं ये समझ पा रहा हूं कि चुनाव जीतना भूपेश बघेल के गढ़ में तो सिर्फ एक बहाना है, यहाँ जो गुटबाजी है उसे दूर करना हमारा मकसद है। क्या ये है सच्चाई? नितिन जी कुछ इसी तरह से इशारा कर रहे हैं। दीपक जी, मैं नितिन भाई की बात सुन के लग रहा था कि ये कांग्रेसी कितने मोटे चमड़ी वाले होते हैं, कितने मोटे पानी इनको रहता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष के सामने गाली गलौच मारपीट हो जाता है, प्रदेश अध्यक्ष साइड में चल देते हैं। 2 मंत्री, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, अभी भारत में नहीं जाऊंगा, 2 मंत्री 2 बार फीता काटते हैं,
दोनों के गुट मारा मारी हो रहा है, वीडियो जारी हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी पर बड़े ही मतलब क्या कहें, इतने मोटे इसमें हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नितिन जी, आप उस भ्रम में रहिए, आपको बधाई देता हूं, आप भ्रम पाल के रखिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ग्रुप है, और अपना ग्रुप को मान के चलिए कि पूरा कांग्रेस में लोकतंत्र है, इसीलिए कोई दूसरे का कॉलर पकड़ रहा है, कोई पीट रहा है, कोई मंत्री के सामने कर रहा है, किसी विधायक का कॉलर पकड़ रहा है, और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। आपको बहुत बधाई, आप उस दौर में रहिए, आप उसी खुशफहमी में रहिए। भारतीय जनता संक्षिप्त पार्टी में नितिन जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं तिवारी साहब के पास आता हूं। एक होकर लड़ेगी और आने वाले समय में यहाँ का रिजल्ट बताएगा। दीपक जी, अभी विधानसभा चुनाव, अभी नगरीय निकाय चुनावों की चर्चा हो रही है। बात चूंकि दुर्ग पर है, दुर्ग पर इनके पार्टी की एक नेत्री बहन बेचारी कुर्सी सर पर उठाकर चिल्ला रही है, मेरा टिकट कहाँ है, मेरा टिकट कहाँ है। क्या हुआ उसको कुर्सियां उठाकर चिल्लाना पड़ा। दूसरे एक नेता ने नॉमिनेशन करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया, और जब मीडिया ने उनसे पूछा और कार्यकर्ताओं ने पूछा कि नाम क्यों वापस लिया, बोले मैं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहता हूं। 46 लाख सदस्य बनाते हैं और 34 लाख वोट मिलते हैं विधानसभा में इनको, इनके खुद के लोग खुद के साथ नहीं है। नंद कुमार साय जी आदिवासी नेता, ननकी राम कंवर जी आदिवासी नेता, खुलकर पार्टी के नेताओं के बारे में आलोचनाएं करते आ रहे हैं। नंद कुमार साय जी ने तो इतना तक कह दिया कि प्रदेश में भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है, और मैंने समय समय पर हाईकमान को, बीजेपी हाईकमान को अवगत कराया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अपना घर संभाले, पूर्ण रूप से कार्यकर्ता से लेकर ऊपर नेता तक के पूर्ण रूप से गुटबाजी में डूबे हुए हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन में। चलिए, मैं 15 साल पावर में रहे, 15 सीटों में सिमट कर रह गए, तो आपने विश्लेषण करना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा। नितिन जी और रजनीश जी की हमने बात सुनी। राम अवतार जी, क्या कहेंगे आप? दोनों मेहमानों को आपने सुना, दोनों का अपने 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 तर्क हैं और अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, 20 को वोटिंग होना है, 23 को परिणाम आना है, लेकिन निकाय चुनाव में हमने पहले भी चर्चा की थी कि चेहरे को देखा जाता है, और बीजेपी की तरफ से जो हाल ही में तस्वीरें आई थी कार्यालय से, जहां एक महिला कुर्सी फेंक रही थी, जिसका जिक्र नितिन जी भी कर रहे हैं, रजनीश जी भी दावा कर रहे हैं कि आपके सभाओं में भी तो, आपकी जो बैठकें होती है वहां भी तो नेता लड़ लेते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, आप क्या एक्शन ले पाते हैं? तर्क वितर्क दावे दोनों ही मेहमानों के अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन ओवरऑल 15 निकायों के सीटों के इन चुनावों को आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पे दुर्ग के जो खबरें हैं कि सीएम की प्रतिष्ठा यहां पर दांव में लगी है। दुर्ग विधानसभा जो क्षेत्र है, दुर्ग जिला है, वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बड़े नेताओं का जमघट है। वहां पर ज्यादातर मंत्री दुर्ग जिले के हैं, ज्यादातर बड़े नेता जो भाजपा को भी दुर्ग के हैं। दुर्ग में गुटबाजी भी बहुत है, भाजपा में गुटबाजी है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है। वहां पर एक चीज देखना पड़ेगा कि टिकट का वितरण कैसे हुआ है, उसके बाद बागियों को मनाने में कौन से पार्टी सफल हुई है, वहां पर समीकरण कैसे है। समीकरण में ये देखना पड़ेगा कि जो नेता हैं वो नेता अपने कार्यकर्ताओं को कितना काम में लगा पाते हैं। एक तरह से दोनों पार्टी की संगठन कैसा है, संगठन की गतिविधियां कैसी है, क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो संगठन होने का दावा करती है, मगर ये कहा जा रहा है इस चुनाव में भाजपा का संगठन जो है वैसा सक्रिय अभी भी नहीं दिख रहा है। तो भाजपा के सामने एक बड़ा सवाल है कि नेता तो जिस तरह सक्रिय है या नहीं है वो सवाल है, कार्यकर्ताओं में भी जोश जैसा आना चाहिए वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे कार्यकर्ता निचले स्तर पर दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं, और उनकी आक्रामक रणनीति कैसी है। बंद कमरे में जो है आक्रामक रणनीति तो बन रही है, वो मैदान में क्या स्थिति है, जनता का रुख क्या है, ये सब समझने के लिए एक तरह से कार्यकर्ता मैदान में तो हैं, नेता मैदान में तो हैं, पर ऐसी चुनाव में जो छोटे चुनाव में उसकी व्यक्तिगत छवि कैसी है। दूसरी बात, सरकार का प्रबंधन जो होता है वो एक तरह से काम आ जाता है। तो ऐसे में सरकार प्रशासन उनके सत्तारूढ़ दल के होने के कारण उन नेताओं के जो आकर्षण, तो एक तरह से कई ऐसे चीज हैं उसमें कांग्रेस को वहां पर बाजी मार रही है। बाजी ये इसलिए भी मारती दिखती है
क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका है तो सारे लोग वहां भीड़ लगी है, सारे लोग कार्यकर्ता तक पहुंच रहे हैं, तो एक बड़े नेताओं का जमघट कांग्रेस में वहां लग गया है। इसलिए भाजपा भी वहां पर बहुत ही राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को पूरा झोंक दी है और वो भी दमखम के साथ वहां पर लड़ाई लड़ रही है। अब उस दमखम की लड़ाई में क्या रिजल्ट आएगा वो आने वाले समय में पता लगेगा। मगर इसी बहाने जो है विधानसभा चुनाव के पहले एक एक्सरसाइज जो है दोनों पार्टियों का हो जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, उनको पूछ परख बढ़ रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि हमने क्या काम किया। जैसा भाजपा का आरोप है नगरीय निकाय इलाकों में काम बहुत कम हुआ है, वो निश्चित तौर पर सही है। जैसे नगरीय निकाय इलाकों में काम होना चाहिए वो आर्थिक संकटों के चलते वैसा काम नहीं हुआ है। इसलिए एक बड़ा मुद्दा पूरा प्रदेश स्तर के हर चुनाव में है ये कि एक छोटी सी चीज राम अवतार जी मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, उस तरह से गति मिल नहीं पाई है। बिल्कुल तो एक चीज मुझे ये भी समझाइए तिवारी साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी भी राज्य में चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो बड़ा चेहरा होता है। और हम तो बात खुद मुख्यमंत्री के गढ़ की कर रहे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी तरफ लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि जो तस्वीरें आ रही है निकाय चुनाव के पहले, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये जिसका जिक्र हमारे दोनों मेहमान नितिन जी और रजनीश जी भी कर रहे थे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी ये कितना बड़ा रोल अदा करती है किसी भी चुनाव में, क्योंकि निकाय चुनाव निचले स्तर के, सबसे निचले स्तर के पार्षद के चुनाव होते हैं। अगर कार्यकर्ता नाराज हो जाता है या कोई ऐसा उम्मीदवार जिसे पूरा भरोसा था कि टिकट मिलेगा लेकिन टिकट कट गया, क्या ये कुछ इंपैक्ट कर पाता है जनता के बीच? इससे भी कोई मैसेज जाता है या फिर बेसिक मुद्दे वहां के वोटर पार्षद के लिए देखते हैं चुनते वक्त? देखिए इसमें एक बड़ा भूमिका जो आपने कहा वही रहता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसकी छवि कैसी है, उसकी सक्रियता कैसी है और उसका प्रबंधन कैसे है। तो एक बड़ा कारण जो होता है ऐसे चुनाव में आप देखेंगे कई निर्दलीय जीत कर आ जाते हैं क्योंकि उस वार्ड में, उस मोहल्ले में उसकी छवि अच्छी रहती है, वो विकास के काम के लिए लगे रहता है। तो जिसकी छवि अच्छी होगी, जिसने टिकट वितरण अच्छा किया होगा, जिसका प्रबंधन अच्छा होगा, निश्चित तौर पर ये उसकी जीत होगी। अब किसी पार्टी का, किसी नेता का इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा और उसको लेकर इस वार्ड चुनाव में देखा भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक वार्ड का छोटा चुनाव है, नगरीय निकाय इलाके का चुनाव है, उस इलाके में किस तरह से काम हुए हैं तो ये देखना चाहिए कि वास्तविक में वहां की समस्या हल करने में नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कितनी मजबूती से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। कार्यकर्ता जो जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता है कि नहीं है। अब बड़े बड़े नेता अपने एसी कमरों में और राजधानी में बैठकर रणनीति तो बना रहे हैं, उसकी मैदानी हकीकत क्या है और मैदान के जो कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं दिन रात अपनी पार्टी के मजबूती के लिए सक्रिय होते हैं, क्या उनके बारे में बड़े नेता सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। महत्वपूर्ण बात आपने कही है तिवारी साहब। रजनीश जी मैं आपकी तरफ लौट रहा हूं, चूंकि समय की कमी है, एक एक प्रतिक्रिया आप दोनों मेहमानों की लूंगा। मैं सुन रहा था डी पुरंदेश्वरी का वो स्टेटमेंट, आपने भी सुना होगा। डी पुरंदेश्वरी ऑन कैमरा ये कह रही है कि मुझे नहीं पता वो कौन सा सर्वे, लेकिन वो ये पूरे दावे के साथ कैमरे पे कह रही है कि हमें जो इनपुट्स मिले हैं वो ये हैं कि 15 साल जब रमन सरकार थी छत्तीसगढ़ में उस वक्त काफी विकास कार्य हुए, लेकिन पिछले 3 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डी पुरंदेश्वरी कैमरे पे ये कह रही है। कुछ तर्क, कुछ आधार तो होगा जिसके आधार पर पुरंदेश्वरी ये कह रही है। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है? और क्या आश्वासन के पीछे या इस जीत के आश्वस्त के पीछे कोई कारण तो होगा कि हम अपना प्रदर्शन पहले से अच्छा करेंगे और तैयारी के साथ और भी अधिक मतों से हम और भी सीटें जीतेंगे? देखिए दीपक जी, थोड़ा सा बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं कि ये 10 नगर निगम में कब्जा है जरूर, लेकिन यदि हम टोटली नाल देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो बताते हैं कि एक तरफा जीत, हम जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने साम दाम दंड भेद करके कैसे भी करके बना ली। अब रही बात विकास की, पूरे मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं नहीं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, पंचायत में, निगम में, पालिका में, वहां पूछ लीजिए ना 3 साल से काम हुआ। अभी 500 के करोड़ की बात करते हैं,
मरवाही चुनाव हो रहा था, हम लोग थे वहां, 300 करोड़ के काम हो रहे हैं, 300 करोड़ के काम होंगे, जाके देखिए एक को काम नहीं हुआ। अभी जाके पूछे, बता नहीं सकते। अब 500 करोड़ का 2-4 ठो काम बता दे जो 2018 से पहले चल रहा था, जिसको इन्होंने वापस ले लिया था, उसी काम को दिखा के 500 करोड़ 500 करोड़। अरे बाबा बताओ तो सही कि 500 करोड़ के क्या क्या काम कर रहे हो छत्तीसगढ़ में। और शहर की जनता पढ़ी लिखी हुई है, छत्तीसगढ़ की जनता ये जो बड़े बड़े वादे में इनके आ चुकी थी, अब उनको समझ में आ गया है। उस आधार पर जैसी नाराजगी आपको भी दीपक जी जब बात करते होंगे तो दिखता होगा, सामान्य वर्ग से लेकर पढ़े लिखे नौकरी पेशा हमारे जो किसान बंधु है, श्रमिक भाई बहन है, चलिए मैं जवाब ले लेता माताएं हूं। बहनें हैं, उनके अधिकार को छीन रहे हैं। ठीक। उनका रेडी टू ईट का जो चल रहा था, मध्याह्न भोजन चल रहा था, इसको छीन रहे हैं। कई मुद्दे गिना दिए रजनीश जी, जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं दावे से। उस आधार पर हमको ये पूरा विश्वास है ठीक। कि वो चुनाव हम बहुत बहुमत से जीतेंगे। चलिए नितिन जी। प्रदेश की जनता बहुत खुश है, खुशहाल है, टेंशन में और दुख में ये है। पावर में रहे हैं 15 साल, अचानक सारी चीजें चली गई हाथ से, तो इनको मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठीक नहीं है। ये कहते हैं विकास कार्य नहीं हुए। यदि विकास कार्य नहीं होते तो भाई राष्ट्रपति बुला के पुरस्कार क्यों देते? सीधी सी बात है। मैं इनसे प्रश्न करूं, केंद्र की कई एजेंसियां, केंद्र के कई मंत्रालय लगातार छत्तीसगढ़ के कामों की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या था? रायपुर राजधानी की बात करें तो एक्सप्रेस वे और विकास की बात कर रहे हैं वगैरह, ये सारी चीजें जनता के सामने है। क्या स्थिति में हमें इन्होंने प्रदेश सौंपा था और नहीं, किस विकास की? आप राष्ट्रपति जी से पूछिए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, आपके केंद्रीय मंत्रालयों से पूछिए, वो बताएंगे आपको विकास क्या है। और मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है दीपक जी। एक बयान दिया था बहन पुरेंद्रेश्वरी जी ने, एक बयान दिया था डी पुरेंद्रेश्वरी बहन ने कि हमारा कार्यकर्ता थूकेगा तो कांग्रेस बह जाएगी। मुझे तो उस 23 तारीख के चुनाव के नतीजों का इंतजार है, जिस दिन कौन थूकेगा और कौन बहेगा ये चीजें जाहिर होंगी। और ये जो दिल्ली के नेता जो छत्तीसगढ़ आकर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कौन सी फ्लाइट से या लोकल ट्रेन से दिल्ली निकलेंगे? मुझे तो उस दिन की प्रतीक्षा है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती से तैनात है और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और 15 के 15 एक बार मेरा आग्रह है कि भाई साहब को बुला लीजिएगा 23 तारीख को। चलिए, ये तो 23 दिसंबर को हम देखेंगे। नितिन जी और रजनीश जी, आपके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी कहना मैं तैयार हूं, आज ही 8:30 बजे का टाइम नोट कर। चलिए हम मिलेंगे 23 दिसंबर को, लेकिन ये समय अब मुझे आगे चर्चा करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। तीनों मेहमानों को हमने सुना, नितिन जी रजनीश जी की बातों में भी अपने अपने तर्क है, दावे, लेकिन देखना होगा 23 दिसंबर को क्या होता है, परिणाम किस तरफ जाते हैं। राम अवतार जी और नितिन जी, रजनीश जी, तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार